का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कभी कभी हम अधिक उत्पादन लेने के लिए बिना जानकारियों के ही कुछ उपाय करने लगते हैं, जिससे लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक रहता है। तो हम हमारे कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ, सटीक जानकारियाँ आप तक लेकर आएँ और उन जानकारियों का लाभ लेकर आप अपने खेती बाड़ी के कामों को आसानी से कर सकें और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। पशुओं में लंपी डिजीज से पशुपालक रहें सावधान। कपास की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप, पशु चारे से लेकर जड़ी बूटी तक फायदेमंद है इसबगोल। और किसान भाई फूल गोभी की उन्नत किस्मों से तैयार करें नर्सरी। राज्य के कई जिलों में इन दिनों पशुओं में लंपी स्किन नामक डिजीज फैली हुई है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में गायों में लंपी स्किन डिजीज नामक संक्रामक रोग फैल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए बीमारी से प्रभावित हर जिले को आपातकालीन जरूरी दवाएं खरीदने के लिए पहले 1-1 लाख रुपए और पॉलीक्लिनिक को 50-50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमारी की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और बीमारी के उपचार और रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही इस रोग की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपातकालीन परिस्थितियों में दवा खरीदने के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट आवंटन के निर्देश भी दिए। श्री कटारिया ने इस रोग की निगरानी के लिए प्रभावित जिलों के साथ साथ जयपुर मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि जोधपुर डिवीजन के पशुओं में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है, हालांकि इसमें मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नोडल अधिकारी भेजे जाएंगे। कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप होना शुरू हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर श्री गंगानगर जिले में सामने आया है। कृषि विभाग श्री गंगानगर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर GR मटोरिया ने बताया कि इन दिनों बीटी कपास की फसल में रस चूसक कीटों में सफेद मक्खी, हरा तेला और थ्रिप्स का प्रकोप देखा गया है। बीटी कपास में सफेद मक्खी का प्रकोप दूसरे रस चूसक कीटों की अपेक्षा अधिक पाया गया है। समय पर सफेद मक्खी पर नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए जाए तो उत्पादन में अत्यधिक कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सफेद मक्खी के बारे में जानना और नियमित रूप से खेत का निरीक्षण कर प्रभावी नियंत्रण करना अति आवश्यक है। गौरतलब है कि इस साल कृषि वैज्ञानिकों ने फसल बुआई से पूर्व गुलाबी सुंडी से निपटने की रणनीति बनाई थी, लेकिन पंजाब हरियाणा में सफेद मक्खी का प्रकोप दर्ज होने के साथ ही इसका असर यहाँ भी देखा जा रहा है। सफेद मक्खी तेज उड़ने वाला, पीले शरीर और सफेद पंख का कीट है। छोटा और हल्का होने के कारण ये कीट हवा के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है। सफेद मक्खी से ग्रसित पौधे पीले और तेलिए दिखाई देते हैं। पौधों की पत्तियां सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा आती है। इस कारण उपज और उत्पाद की गुणवत्ता गिर जाती है। इसके लिए किसान 2 या 2 से अधिक कीटनाशक दवाओं को मिलाकर अथवा
अन्य असंस्तुत कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। कम मेहनत कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली फसल है इसबगोल, जो कि पशुओं के चारे के साथ साथ इंसानों की औषधीय जरूरतों को भी पूरा करती है। इंसानों की औषधीय जरूरतों को भी पूरा कर सकती है। किसान चाहे तो दोगुने फायदे के लिए पारंपरिक और बागवानी फसलों के साथ इसबगोल की व्यावसायिक खेती का रास्ता भी अपना सकता है। इसकी खेती के लिए उष्ण जलवायु, उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी खेती के लिए किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का चयन, कार्बनिक और जीवाश्म वाली जैविक खाद और फसल की सही देखभाल जैसी बातों का खास ध्यान रखना होगा। इससे न सिर्फ बेहतर उत्पादन लेने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को उपज के दाम भी बेहतर मिल पाएंगे। इसकी फसल से पशुओं के लिए चारा यानी भूसी भी निकलती है। वहीं इसकी उपज से निकले बीजों को मुर्गियों के दाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए किसान एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक ही पौधे से 100 से ज्यादा सब्जियां उगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को 3G कटिंग तकनीक नाम दिया है। भारत में पारंपरिक फसलों से ज्यादा सब्जी फसलों की मांग रहती है। सब्जी फसलें किसानों को कम समय में अधिक मुनाफा कमाने में मदद करती हैं। यही कारण है कि अनाज, दलहन, तिलहन और फलों के बागों के साथ सब्जी फसलों की खेती करने का चलन भी बढ़ गया है। बात करें फूल गोभी की, तो ये सर्दियों यानी रबी सीजन की प्रमुख फसल है, जिसके लिए अगस्त से ही नर्सरी तैयार करने का काम शुरू कर सकते हैं। इसकी खेती से अच्छी आमदनी कमाने के लिए फूल गोभी की उन्नत किस्मों का चयन करना फायदेमंद रहता है। गौरतलब है कि किसान पॉली हाउस में भी फूल गोभी की संरक्षित खेती कर सकते हैं, जिससे हर मौसम में फूल गोभी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने फूल गोभी की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा अश्वनी, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक संकर हैं। ये फूल गोभी की अगेती किस्में हैं, जिनकी बुआई से पहले कैप्टॉन नामक दवा से इनका उपचार करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि फूल गोभी की फसल में कीड़े लगने की काफ़ी समस्या रहती है। फूल गोभी की फसल अधिक नमी सहन नहीं कर पाती है, इसलिए जल निकासी के बाद खेतों को सुखाएं और हल्की नमी रहने पर फूल गोभी की रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवाचार और उनके बढ़ते कदमों पर बातचीत की हमने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ से। किसान भाइयों नमस्कार। आपके अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच कार्यक्रम में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व हैं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ से। आइए आपके साथ मुलाकात करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राठौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार नित नए अनुसंधान कार्यों और नवाचारों के साथ पूरे देश में एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ रहा है। यदि हम बात करें सबसे पहले रैंकिंग की, तो न केवल भारत अपितु विश्व भर में विश्वविद्यालय ने सारे मानकों पर अपनी उत्कृष्टता के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है और विश्व स्तर पर एक बड़ी रैंकिंग के साथ स्थापित हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं कुलपति महोदय से कि किस तरह से विश्वविद्यालय के क्या क्या वो मानक रहे, क्या क्या वो क्षेत्र रहे जिसकी वजह से विश्वविद्यालय आज इतनी अच्छी रैंकिंग में शुमार हुआ है। हाँ जी, ये कृषि विश्वविद्यालय जितने भी हमारे भारत देश में हैं उनका ICAR के द्वारा रैंकिंग की जाती है और उसके विभिन्न उसमें आयाम हैं, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय किस तरह से टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, रिसर्च यानी कि शोध में कर रहा है, प्रसार यानी कि एक्सटेंशन में कर रहा है,
कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में कर रहा है, कंसल्टेंसी में कर रहा है, टेस्टिंग में कर रहा है, सर्टिफिकेशन में, यानी कि नए आयाम क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। अब जैसे टीचिंग के अंदर ये देखा जाता है कि कितने छात्रों को हमने एजुकेशन दी है, कितनों को जॉब मिला है, कितने को हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है, साथ ही कितने व्यक्तियों ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत करी है, कितने ने स्टार्टअप शुरुआत किया है, उसके लिए विश्वविद्यालय ने क्या क्या कार्य किए हैं, उन सब के आधार पे उनमें कुछ मार्क मिलते हैं। इसी तरह से रिसर्च में भी ये देखा गया है कि नए क्या क्या रिसर्च की गई है और रिसर्च में कितना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप करी, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, कितने पेपर लिखे, कितने आपने पेटेंट ऑफ बनाए। अब जैसे पिछले साल मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय ने एक साल में 11 पेटेंट किए और वो एक बहुत बड़ा कदम रहा, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय इतने 11 पेटेंट एक साल में नहीं कर सकता था, मगर हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये करके बताया। साथ ही हमने 100 के करीब हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करी है पिछले 3 साल में, उसको भी हमने बाकायदा एक अच्छा ड्राफ्ट बना के तैयार किया है। साथ में हमने हमारे विश्वविद्यालय ने कंसल्टेंसी कितनी करी है, यानी कि उद्यमियों को, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनको हमने कितना इंटरफेस मोड पे लिया है, लिंकेज किया है। साथ में हमने कितनी कंसल्टेंसी भी दी है, बहुत सारे हमारे जो उद्यमी हैं एक्सटेंशन वाले भी, और प्लस हमारी जितने इंडस्ट्रीज़ वाले हैं जो कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ है वो भी हमारे से लेते हैं कंसल्टेंसी। तो हमने कितनी कंसल्टेंसी की, इन सब के बेसिस पे हर विश्वविद्यालय को एक रैंकिंग मिलती है। मुझे को बड़ी खुशी है कि जो पहले हमारी रैंकिंग 51वीं थी, पिछले साल वो हमारी रैंकिंग 15वीं हो गई है। और राजस्थान के तो जितने भी हमारे 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय और एक हमारा जो एनिमल साइंस का वेटनरी का विश्वविद्यालय, इन सब में हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का प्रथम स्थान है और पूरे भारत देश में हमारा 15वां स्थान है। जी, तो देखा आपने किस तरह से हर मानक पर विश्वविद्यालय खरा उतरा है। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में जहां बात करते हैं किसी भी कृषि के बड़े संस्थान की, तो 3 मानकों पर वो निर्भर होता है: शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार यानी विस्तार, यानी लैब टू लैंड तक हमारे किसान भाइयों को इन सारी तकनीकों का, इन सारी योजनाओं का, इन सारे अनुसंधानों का वास्तविक फ़ायदा मिले। अब हम आपसे ये भी साझा करना चाहते हैं कि हाल ही में इन सारी उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कुलाधिपति सम्मान भी दिया गया है। आइए जानते हैं कुलपति महोदय डॉक्टर राठौड़ से कि किस तरह से क्या क्या वो उपलब्धियाँ रही, कौन कौन से वो अचीवमेंट्स रहे जिसके लिए विश्वविद्यालय को कुलाधिपति सम्मान दिया गया है। हाँ, मेरे को बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हमें राजस्थान सरकार का और हमारे राजभवन का जो कुलाधिपति पुरस्कार था वो हमें इस वर्ष हमें मिला है। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारा प्रथम स्थान आया है। उसमें ये देखा गया है कि हमने कितनी सर्विसेज एक्सटेंड की है जनरल मासेस को, हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ है, इसके आधार पे हमने क्या नवाचार हमारी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कितनी रचनात्मक क्रियाएं को हमने ऐड किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 1250 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम लगाया है। इन सब को देखते हुए हमारे राजस्थान के सारे 27 जो हमारे गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारी यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान आया। और पिछली कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे मान्यवर हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को ये प्रथम पुरस्कार प्रदान किया और ये मेरे को बड़ी खुशी है, क्योंकि इसमें हमारे सारे वैज्ञानिकों का, हमारे छात्रों का, हमारे कर्मचारियों का, सबका एक सहयोग था और इसी कारण से हम ये अपना प्रथम स्थान बना पाए। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूरे देश में कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बहुत अहम स्थान रखता है। वहाँ का जो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है विश्वविद्यालय का, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है, अनुपम है। तो आइए जानते हैं कुलपति महोदय से कि किस तरह से कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ा है। हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में 1962 से ही जब ये चालू हुआ थी हमारा उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से, और उसके बाद 1964 में इसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था
जिसमें कृषि इंजीनियरिंग को ही सबसे पहले लिया था, मगर बाद में उसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए। और मेरे को बड़ी खुशी है आज ये कहते हुए कि हमारे विश्वविद्यालय में ये एक फुल फ्लैश इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और हमारे अभी इस साल हमने एक नई ब्रांच और खोली थी, वो थी बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और जहाँ तक कृषि इंजीनियरिंग की बात है, उसमें हमारे 5 डिपार्टमेंट हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। उसमें पहला डिपार्टमेंट हमारा जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का है, जिसमें इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट का भी समावेश किया गया है। दूसरा हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तीसरा हमारे पास प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और इसी तरह से हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और उसमें रिन्यूएबल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ये शुरुआत हुई थी, ये उस समय 92 से शुरुआत करी थी। वैसे तो एक स्कीम थी 1981 में, और मगर ये डिपार्टमेंट का जो शेप लिया था 1992 से, और जब से ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और मेरे को बड़ी खुशी है कि इस तरह का जो नवाचार कि रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग को कृषि इंजीनियरिंग के साथ ऐड किया गया, ये पहली बार इस यूनिवर्सिटी ने किया था। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियां और अनुसंधान उपलब्धियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राठौड़ का कार्यकाल 3 साल का लगभग पूर्ण होने जा रहा है, और आपके नेतृत्व में हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की है। तो बात करते हैं अनुसंधान की, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर साहब कि अनुसंधान के बिना किसी भी कृषि के संस्थान का जो आधार है वो अनुसंधान होता है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में हमने क्या क्या हमने उपलब्धियाँ हासिल की और क्या क्या हमारा आगे करने का एक्शन प्लान है? हाँ, अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ व्यवस्थित हमारे पास भारत सरकार की जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके द्वारा हमारे पास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी है, होम साइंस में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, हॉर्टिकल्चर में भी है, ये सारा एनिमल साइंस की भी हमारे पास AICRP है। इन सारी AICRP पे जो व्यवस्थित भारत सरकार के नियमानुसार और उनके कथनानुसार जो रिसर्च होती है वो हम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी है, ऐसी सीड इंडस्ट्रीज़ हैं और कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ टेस्ट कराना चाहती हैं, तो उनका भी रिसर्च हम करते हैं। साथ ही प्राइवेट के अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कीम देते हैं और उसके अंतर्गत भी रिसर्च होती है। और हमारे यहाँ जो मुख्य रिसर्च जो हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से रिसर्च आउटपुट को हम बिजनेस आउटकम में कन्वर्ट करें, यानी कि ऐसी रिसर्च करें जिससे कि हमारे जो भी रिसर्च करने के बाद जो हमारे पास प्रोटोटाइप या टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहती वो एक बिजनेस के लिए के फॉर्म में अब हमारे आम जनता को प्राप्त हो, और जिससे कि जनता अपना खुद का धंधा शुरू कर सके। तो उसके इस दिशा में ही हमने काम किया है। जैसा कि कुलपति महोदय ने बताया कि हमारे जो सारे प्रयोग हैं, हमारे अनुसंधान या नवाचारी काम है, वो केवल लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं रहे, वो किसानों के खेतों तक पहुंचे, किसान उन्हें अपनाएं, आत्मसात करें, अंगीकार करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो अब चूंकि बात लैब टू लैंड की हो रही है, तो कुलपति महोदय से जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय की जो प्रसार गतिविधियां, जिसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ होता है, विस्तार के बिना सब कुछ अधूरा है, तो सर हमारे विश्वविद्यालय किस तरह से हमारी प्रसार गतिविधियों में आगे बढ़ा? हमने देखा कई सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, थोड़ा सा परिचय। हाँ, एक्सटेंशन एक बहुत अच्छी विंग है हमारे यहाँ पर। हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट शुरू होते हैं वो भीलवाड़ा से शुरू होते हैं। भीलवाड़ा है, फिर चित्तौड़ है, फिर राजसमंद है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। इसमें हमारे हर जगह, और उदयपुर तो है ही, इस तरीके से जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 8 कृषि विज्ञान केंद्र है। 2 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे भीलवाड़ा में है और क्रमशः एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारे चित्तौड़ में और उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमने जो नवाचार किया है वो हमने किसानों को ऑनलाइन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि कोविड के पीरियड में बहुत दूरियां हो गई थी और इस कारण से टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण करने के लिए हमने ये अपनाया कि किस तरह से मीडिया, सोशल जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू हम हमारी बातें वहाँ भेज सकें। क्या बात है, जैसा कि आपने देखा कि उत्पादकता बढ़ाए, किसान आगे बढ़े, खुशहाल हो, इसीलिए कृषि तकनीकी हस्तांतरण का जो सिद्धांत है वो वाकई हमारे जो
संस्थान है वो कर रहे हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है महाराणा प्रताप उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, वो वाकई इन सब मानकों पे बहुत ही सही तरीके से खरा उतरा है। अब चूंकि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि डॉक्टर राठौड़ ICAR में DDG एजुकेशन रहे हुए हैं, पूरे भारत की कृषि शिक्षा को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। तो सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि युवाओं का रुझान आए कृषि में, युवा कृषि शिक्षा को प्राप्त करे और कृषि वैज्ञानिक बने और देश की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इसलिए आप देश में कृषि शिक्षा के स्वरूप को किस रूप में देखते हैं और आपका क्या आह्वान है हमारे देश के युवाओं को? हाँ, वैसे तो भारत सरकार ने कृषि शिक्षा को एक नया अंदाज दिया है। 2016 में कृषि शिक्षा प्रथम बार और इसको प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया था। और वो प्रोफेशनल डिग्री इसलिए घोषित किया है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहती है। और हमारी कृषि शिक्षा के अंदर अगर हम देखें तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने के अलावा प्रैक्टिकल पोर्शन भी पढ़ाया जाता और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक नया मोड है कि जिसमें छात्र अपने हाथों से कार्य करते हैं, करो और सीखो और कमाओ भी, जी। साथ में वो कमाई भी करते हैं। और उसके साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एक कृषि शिक्षा को एक नया अंदाज दिया है। और अब आने वाले समय में जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तब हमने कृषि शिक्षा को 4 विभिन्न बिंदुओं के चारों साइड रिवॉल्व घुमाने की कोशिश की है। वो ABCD एक फार्मूला है। A का मतलब है अडेप्टिव लर्निंग, मोर पर्सनलाइज, यानी कि ऐसी पढ़ाई की जाए, यानी कि अगर कोई छात्र कृषि में काम करना चाहता है, हॉर्टिकल्चर में करना चाहता है, फिशरी में करना चाहता है, कम्युनिटी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, वेटनरी में, तो उसके हिसाब से वो और ज़्यादा पर्सनलाइज काम करे, वो एडोप्टिव लर्निंग कहलाता है। B का मतलब उसके अंदर ये कहा गया है ब्लेंडेड लर्निंग, और जिसमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज़्यादा कंपोनेंट दिया गया है। और C का मतलब है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि ऐसा कोर्स बनाया गया है कि कोई भी छात्र कहीं भी बैठा हुआ कुछ भी सीख सकता है। और D का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनके समावेश करने की कृषि के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, इन सब का उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्थान है। और इसी के बेसिस पे ये देखा गया कि आने वाला जो कृषि का क्षेत्र रहेगा उसमें हम सब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से हम क्रॉप की कितना उसका उत्पादन होगा उसको हम आकलन कर पाएंगे। और साथ ही और उसकी स्टेज में कहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर हमें दूसरा कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी सारी जानकारी हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया डॉक्टर राठौड़ साहब का। और वाकई डिजिटल युग है तो कृषि भी डिजिटल क्यों न हो, किसान स्मार्ट क्यों न हो, इसे ही कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। और जैसा कि डॉक्टर राठौड़ साहब ने बताया कि आने वाला समय कृषि शिक्षा का है, कृषि युग का है, कृषि उद्यमिता का है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आपने देखा, अब आपको पता लग गया होगा कि विश्वविद्यालय वाकई क्यों आगे बढ़ा, क्या क्या आधारभूत सफलताएं रही और क्या राज रहा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इतने आगे बढ़ने के पीछे। डॉक्टर राठौड़ साहब का इतना अच्छा नेतृत्व मिला और विश्वविद्यालय ने वाकई अपने आप में एक अनुपम एक इतिहास रचा। डॉक्टर राठौड़ साहब, आपका कार्यक्रम में आने के लिए और किसान भाइयों से इतनी अच्छी जानकारी और विश्वविद्यालय की प्रगति को रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और विश्वविद्यालय यूँ ही आगे बढ़े, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखा किसान भाइयों, यदि नवाचारों को आप भी अपनाते हैं और आपके द्वारा भी यदि कोई नवाचार किए गए हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं इस पते पर, कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।